हेलो बच्चों। आज हम लोग 7th मार्च पे आ चुके हैं और इसका फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। गाइज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है, जो मुझे लगता है कि अगर किसी भी बच्चे को सेलेक्ट होना है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि सर क्या करें। तो मैं जब भी उनको देखता हूँ, मैक्सिमम जो बच्चों का ग्राफ होता है स्टडी का, वो कैसा होता है? पहले दिन खूब सारा पढ़ा, दूसरे दिन थोड़ा सा कम, या उसी के स्टार्टिंग में मेंटेन भी रह लिया, लेकिन एंड में जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। 1 वीक या 1 मंथ के अंत में ही ये ग्राफ यहाँ कहीं पे आ जाता है, जो कि स्टॉप पे होता है। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो या आप चाहते हो कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और पहली बार में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आपको डेली, भले ही आप थोड़ा सा कम करो, आप डेली एक पेपर ही लगा रहे हो, लेकिन ये कंसिस्टेंसी आप जरूर मेंटेन रखो। ये नहीं कि एक दिन में आपने 10 लगा लिया और एक दिन में एक भी नहीं, तो इससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। जबकि अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ एक पेपर लगा रहे हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। चलो, तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है 0.0068। अब देखो, ये क्वेश्चन को देखते ही मैंने अगर ऑप्शंस की तरफ ध्यान दिया तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 7 है। 7 मुझे कहीं से भी फील नहीं कर रहा है, क्योंकि 68, 17 चौको 68 होता है ना। तो 17 और 4 है, दशमलव में है 00, है ना। तो दशमलव को अगर मैं हटाना चाहूँ सारे के सारे, तो इस तरह से मैं 4 जीरो नीचे में लिख सकता हूँ। अब इन 4 से ये कट जाएगा 25, तो 17/2500 ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी अगर देखोगे तो और भी हेल्प रहती है। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब देखो, 3 अंकों की जो पहली संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये 100 हो गई। और अंतिम संख्या क्या होगी? तो आपने कहा 1000, तो 4 अंकों की हो जाती है, तो इससे 4 कम कर दें, यानी 996। ये संख्याएं हैं जो कि विभाजित होंगी किससे? ठीक है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। अच्छा, अब नंबर आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक में कितने नंबर्स हैं। तो देखो, इसका एक जो तरीका होता है वो हमेशा आप याद रख सकते हो, जो कि निकल करके आता है कहाँ से? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से, जो कि होता है कि डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई जो भी आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ये डिफरेंस हो गया, इसके बाद कॉमन डिफरेंस है, इससे डिवाइड करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 896। इसको डिवाइड कर दोगे आप 4 से, और +1 करना रहता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स काउंट हो रहे हैं, तो आपको ये +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, और एक आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 225 के बराबर। ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 बाल्टियां हैं, छोटी और बड़ी। छोटी बाल्टी का नाम ले देते हैं सी, बड़ी बाल्टी का नाम ले देते हैं बी। छोटी बाल्टी बड़ी बाल्टी की तुलना में केवल 3/5 भाग ही पानी भर सकती है। तो छोटी बाल्टी जो है वो 3 है, अगर बड़ी बाल्टी कितनी है? 5 है। ये उनकी क्षमताओं का आपको वैल्यू दिया गया। यदि एक तालाब भरने के लिए 6000 ज़्यादा क्षमता वाली, 6000 बकेट्स ऑफ, अच्छा, बड़ी क्षमता यानी बड़ी वाली जो बाल्टी है उसकी 6000 बाल्टियों की ज़रूरत पड़ती है, तो समान तालाब भरने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कम क्षमता वाली कितनी बाल्टियों की नंबर लगेगा। ये क्वेश्चन है आपका, सीधे से आप इसको काट दोगे, 10,000 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है a³ - 5 + 128/16 की वैल्यू क्या होगी जबकि a का मान 2 है। तो 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, तो 32 से कट जाएगा पूरा पूरा, बिल्कुल कट जाना चाहिए। 16 से काट दो, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 16 अट्ठे, है ना, 8 बार जाएगा। 2 से काट दोगे तो ये 4 बार, है ना, 32 चौको 128, तो 4 और 3 7, इसका भी करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? ये आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर। उसके तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये आपको बताना है। तो ये वाली यहाँ सेंटर हो जाएगा और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, दैट इज़ 2/3। तो 3 से कटेगा 3, 3 दूनी 6। अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 24.64। अच्छा, देखो, ये इसका कन्वर्जन आप लोग को याद भी रहता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी याद रहता है, तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि 10,000 स्क्वायर मीटर होता है एक हेक्टेयर। तो इसको देखो, इसको कन्वर्ट अगर मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 246400, है ना। तो ये मीटर्स में आ गया, स्क्वायर मीटर में। बोला रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए। अच्छा, ये आपको बनाना है इसकी परिधि। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 5.4 रुपये प्रति मीटर की दर से लागत क्या होगी? अच्छा, ये आपको बताना है। बेसिकली आपका क्वेश्चन है कि ये एरिया गिवन है, यहाँ से रेडियस निकालना है, उसको आपको पुट करना है 2πr में, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 5.4 रुपीज़ पर मीटर की दर से। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको।
अगर आपको वैल्यूज़ याद भी होंगी तो भी 2464 तक का तो नहीं याद होगा। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, तो 22 से देखो कुछ कटेगा, 22 एकम 22 है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये भी अभी 22 से ही कटेगा, 4 22 दूनी 44, तो 112 आ गया। 112 जो होता है वो 16 सत्ते 112 होता है ना, तो 16 गुणे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे एक 7 है, ये इस साइड चला जाएगा, तो आपका 7 का स्क्वायर बन जाएगा। तो रेडियस जो आ जाएगी 4 × 7 आ गई। रेडियस अगर 4 × 7 है तो आपको 2πr की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी, 44 × 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेडियस अगर 7 होती है तो 2πr 44 होता है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी हो जाएगा। अब आपने कहा 5.4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 2 जीरो थे तो एक जीरो को भी मिस कर दिया, ये भी ध्यान रखना, तो एक जीरो आएगा तो उस जीरो से ये 5.4 हट जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 44 × 4 दैट इज़ 176, और उसमें गुणा करना है 54 से, तो ये आपका बन जाएगा अराउंड समथिंग 6 चौको 24 है, तो लास्ट में 4 आएगा। चलो बढ़िया, ये ऑप्शन ही आपने एलिमिनेट करना ही नहीं पड़ा कुछ भी, डायरेक्टली आंसर आपको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 90% एक्स का वाई का 40% आपस में बराबर है, और वाई एक्स का कितने परसेंट है ये आपको बताना है। तो देखो इनमें एक रेशियो आप निकाल सकते हो, एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा 4/9, तो आप एक्स की वैल्यू अगर 4 लिखो तो वाई की 9 है, तो y की वैल्यू कितनी 9 है। अब 4 का कितना परसेंट करेंगे कि ये इसके बराबर हो, तो आप a% की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 9/4 परसेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 225 के 25 9 या 225, ठीक है। चलो ये परसेंट जो साइन है इसको अगर मैं वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो अपॉन में 100 आएगा, ये अपॉन में 100 जब इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 संख्याओं का योग 162 है, यदि पहली संख्या दूसरे के से अनुपात कितना है 5:7 है, दूसरी का तीसरे से अनुपात 5:3 है, तो फाइनल रेशियो कितना हो जाएगा 25 35 और 21 के बराबर। टोटल सम आपको दिया है 162 है, आपका सम देखो कितना बन रहा है 30 20 50 20 70, और ये 80 और एक 81, आपके अकॉर्डिंग 81 है, क्वेश्चन में 162 है, दूसरी संख्या बताना है, डबल किया गया है तो ये डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, STU ने इतना इतना रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, 3 माह बाद S ने व्यापार छोड़ दिया, तो ये कितने समय के लिए रहा 3 मंथ्स के लिए। T ने व्यापार शुरू होने के 6 माह बाद छोड़ दिया, तो 6 मंथ्स के लिए रहा। U 1 साल तक रहता है तो 12 मंथ्स तक रहा, ठीक है। 42 63 और 84, 42 63 और 84, अच्छा देखो इनमें क्या कॉमन है, आई थिंक 3 से सभी कट जाएंगे, 3 से अगर मैं काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 14 28 14 42, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 21 आएगा, यहाँ पे आई थिंक 7 से भी सभी कट जाएंगे, 14 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, तो 7 और 3 21 से पूरा पूरा कटेगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। तो ये इतने टाइम के लिए और इतना अमाउंट इन्वेस्ट करके इस तरह से रहे, तो एक रेशियो में अगर मैं और बनाना चाहूँ तो आई थिंक 3 और 2 6 भी कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये रेशियो बनेगा 1:3:4 दूनी 8 का, है ना, ये आपका रेशियो बन जाएगा। तो 1:3:8 का रेशियो बन रहा है, बोल रहा है कि एक साल के अंत में 6000 का लाभ हुआ, तो 8 और 9 3 12, 12 की वैल्यू 6000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, यू का हिस्सा बताना है तो 8 की वैल्यू बतानी है, 8 पंचे 40, यानी कि 4000 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत, ये मैंने आपको बताया था जब भी क्रमागत पूर्णांकों का औसत अगर फ्रैक्शन में है इट मीन्स कि ये 7.5 है, तो आप इसके पहले की और आप बाद की संख्याएं बता सकते हो, ये कितना होगा 7 और 8, तो 6 पूर्णांक हैं तो लास्ट के 3 नंबर्स आप बता सकते हो, 8 9 10 होंगे, अंतिम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा, दैट विल बी 9, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 6 माह का 6 मंथ्स यानी कि हाफ ईयरली हो गया, तो एक तरह से आपका जो रेट परसेंट है 2.5 हो गया, है ना, 25 1/4 होता है, तो ये 1/40 हो गया, तो 40 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज है। आपको बोल रहा ब्याज 65.5 है ना, 65.5 है, तो राशि बतानी है, तो राशि कितनी हो जाएगी 655 × 4, तो ये वैल्यू अब 65 है, इसका दुगना करोगे तो 130 हो जाएगा, इसका भी दुगना करोगे तो 260 हो जाएगा, 5 चौको 20, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इसमें जोड़ना है किसमें 1300 2600 में, तो ये 2620 आपका वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 221 रुपये का अंतर है, यदि प्रतिशत लाभ हो रहा है मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 221 ज़्यादा है, ठीक है। परसेंटेज आपका प्रॉफिट कितना है 17% है, तो आपका होगा 221 का प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पे, इसमें मल्टीप्लाई करने पर 100 पे आ रहा है कितना 17,
तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ जाएगी 17 इस साइड आ जाएगा, सीपी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 17 से काट दोगे कुछ कटेगा, 17 एक कम 17 है ना, और 17 तो 51 होता है, तो ये आपका 10 बार जाता तो 170 और ये आपका वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, तो 1300 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस पूछा है क्या, नहीं सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो 1300 में ये आपको वैल्यू जोड़ देनी है। 1300 में आप 221 जोड़ोगे तो 1521, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 है और विक्रय मूल्य 3132 है। तो अंकित मूल्य से आपने कितना डिस्काउंट दिया है, लगभग 468 रुपये का डिस्काउंट आपने दिया है। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन। देखो ऑप्शंस जो है वो 10 से बड़े और 15 के ऊपर नीचे में है, तो आप अगर इसका 10% निकालोगे तो 360 हो गया, अगर 5% निकालोगे तो 180 हो गया। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 540। क्या ये 540 से बड़ा है, नहीं है, मतलब 15% से कम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ कहीं पर आप लाइक करोगे। अब देखो कितना कम है, तो अगर मैं इसका 1% निकालूंगा तो आएगा 36। आई थिंक इसको 2 बार जब आप कम करोगे है ना, तो एक बार पे तो 504 आ जाएगा, और 2 बार जब आप कम करोगे फिर से जब मैं 36 इसमें से कम करूँगा तो यहाँ पे 32 कम करना पड़ेगा, दैट इज़ एग्जैक्टली, तो ये आपका 13% के बराबर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 684 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए, आंसर आया 1। ठीक है, कैसे आया नहीं बताएंगे। सुमित और अमित ने कार्य को 7200 रुपये में लिया। ठीक है, वेजेस जो होते हैं वो वर्क की तरह आप ट्रीट करते हो। सुमित स्वतंत्र रूप को उस कार्य को 5 दिन में कर सकता है, सुमित है 5 दिन में करता है, एस और 5 एक जैसे ही होते हैं। अमित उसी काम को स्वतंत्र रूप से 4 दिन में कर सकता है, वो दोनों एक साथ उस काम को करते हैं। 5 और 4 दिन लगते हैं, तो एफिशिएंसी 4 और 5 होगी। उनके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि में अंतर क्या होगा, टोटल कितना हो जाएगा 9 के बराबर, 9 अट्ठे 7200, तो आपने बोला कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 800 के बराबर। 800 के बराबर है, जिस रेशियो में उनकी एफिशिएंसी में अंतर है उसी रेशियो में ही उनमें, जिस रेशियो में एफिशिएंसी उसी रेशियो में पैसा डिवाइड करेंगे, तो अंतर अगर एक का है तो 800 रुपये ही अंतर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति ट्रेन के द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है, पुनः उसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में लगने वाला समय है तो यात्रा की एक तरफ से दूरी क्या थी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, 50 किलोमीटर से जाता है, उसी दूरी को फिर से तय करता है किससे, 5 किलोमीटर पर आवर से। अब आप डिस्टेंस क्या मान लो, 50 ही डिस्टेंस मान लो, मैंने कहा 50 किलोमीटर है, ये भी फिर से ये भी। लगने वाला समय 1 घंटा, लगने वाला समय कितना 10 घंटा हो गया, तो आपने कहा टोटल समय कितना लगा 11 आवर्स। लेकिन इन लोगों को कितना लग रहा है 5.5 घंटे लग रहे हैं, यानी कि हाफ कर दिया गया, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, दैट इज़ 25 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गए हैं कौन से, डीआई के। बड़ी आसान डीआई पूछी गई है सीएचएसएल के पेपर में। देखो दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है, सबसे सर्वाधिक कितना है 450 है, तो दूसरा सर्वाधिक कौन सा है 350, 350, तो लॉजिस्टिक्स या रॉ मटेरियल कोई एक ऑप्शन रहता है। कुल व्यय कितना है, कुल व्यय कैलकुलेट कर लो, 4 और 4 800 है ना, ये कितना हो जाएगा 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा 600 यहाँ पे हो गया, और 25 नहीं आई थिंक ये 250 है ना, तो 8 से 14 और 2 1650, ये आपका होगा। तो 1650 ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है, देखते हैं। 4 2 6 और 6, और यहाँ पे मैंने कितना लिखा 600, अच्छा तो ये 250 और 350, तो ये 400 हो जाएगा, तो ये आपका 400 और 6 4 1800 रुपये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 25 नहीं है 250 होगा, है ना, ये जीरो इस साइड शिफ्ट हो गया है, तो ये 1800 के आपके बराबर हो गया, है ना। ठीक है, तो ये कुल व्यय हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कर का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण, कर कहाँ पर है आपका, टैक्सेस हैं, 150 बटे में 1800, और गुणा किससे करेंगे, केंद्रीय कोण है तो 360 से, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रम और कच्चे माल पर किए जाना कुल व्यय का कितना परसेंट है, श्रम और कच्चे माल पर किए जाने वाले व्यय, तो श्रम पे कितना होता है, लेबर और कच्चा माल 350, तो ये कितना हो गया 800, 800 बटे में 1800 गुणा करेंगे किससे 100 से, तो या तो आप इसको फ्रैक्शंस में देख लो, तो ये 4/9 हो गया, 1/9 कितना होता है 11.11, 4/9 है 44.44%, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 7 है, तो ये हो जाएगा 24। इसका परिमाप बताइए, 24 और 7, कुछ क्वेश्चन सब आप देख रहे हो रिपीट होने लगे,
इनफैक्ट अभी भी जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें भी आप देखोगे काफ़ी क्वेश्चन CHSL के पेपर से रिपीट होते हैं, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कितना, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज की 6 भुजाएं हैं, ठीक है, इसके आंतरिक कोण का माप। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे इसको याद भी रखते हैं, नहीं भी याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, आपका आंतरिक कोण का माप इसके बाहरी कोण से कितना डिग्री है। देखिए बाहरी कोण कितना होता है 360 अपॉन में n, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। और इंटरनल एंगल कितना होता है n-2 यानी कि 4 पाई यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो 120 और 60 अंतर कितने का आ जाएगा, 60 के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसके वक्र सतह का क्षेत्रफल है ना, तो कितना होता है, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई आर एल। कंप्लीट नहीं बोला है, सिर्फ कर्ड सरफेस बोला है, तो पाई आर एल होगा का क्षेत्रफल, और तिरछी ऊंचाई क्रमशः ये कितनी है 99 सेंटीमीटर, और एल कितना है 9 है, तो आपको पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। इसका व्यास ज्ञात कीजिए, तो आप पाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। अगर ये पाई आर 11 है तो ये होता है 22/7, तो यहाँ से कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3.5। आपसे पूछ रहा है इसका व्यास पूछा है, तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। tan 60 कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, 1/3 में से घटाना है तो ये आ जाएगा आपका 3√3, ऊपर में √3 - 3, है ना। तो √3 - 3 cot 60 है ना, तो ये वैल्यू आपकी ऐसी बननी चाहिए। कुछ में भी मिस्टेक है, आई थिंक √3 बन जाएगा, या फिर √3 से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे में क्या बन जाएगा, 3 और 3 9 बन जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - 3 √3 आ जाएगा। 3 आई थिंक कॉमन है कि कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - √3/3, 1 - अच्छा देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, बहुत प्रेशर बना देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राइंगल XYZ में y पर समकोण है, ठीक है, और tan x की वैल्यू है 15/8, y पर समकोण है तो साइन z। अब साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 17, तो 8/17 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।